हाय गाइस, आप सबका सांगवान एजुकेशन हब पर स्वागत है। और आज हम रीट के प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर देखेंगे। और आज का हमारा जो पहला पेपर रहेगा वो 2011 का रहेगा। ये पेपर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम इसी तरह से आगे अपनी इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। जैसे दो आप देख रहे होंगे 2011 का खंड फर्स्ट यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यानी हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और उन चार ऑप्शन में से हमें बताना कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है विकास अंतः क्रिया का फल है। दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। यानी जो विकास है वो विशिष्ट से क्या होता है, सामान्य की ओर होता है। अगर हम विकास के बारे में और बात करें तो आ जाएगा विकास क्या है, गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथन ये परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है, यानी गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सामयिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास अंतः क्रिया का फल होता है। और विकास क्या है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसी तरह से विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 7 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है वो क्या होती है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। जैसे 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है बाल्यावस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है उसे क्या बोला जाता है, बाल्यावस्था बोला जाता है। जीन प्याजे ने 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन का विकास होता है और इसे क्या बोलते हैं, अमूर्त चिंतन का नहीं होता है। इस अवस्था में बालक मूर्त तथा स्थूल विषय के बारे में चिंतन करना आरंभ कर देता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो हम इसमें बताएंगे वंश क्रम तथा वातावरण। क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, वंश क्रम और वातावरण हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बात करें विकास गतिशील है, क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है और गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। मानव विकास वंश क्रम एवं वातावरण का क्या करता है, परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर कि वंश क्रम क्या है, माता पिता से संतान को गुणों का जैविकी संचरण आनुवंशिकता या वंश क्रम कहलाता है। वातावरण भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाह्य स्थिति का कुल योग जो प्राणी के कार्यों को प्रभावित करता है उसे वातावरण या परिवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से कौन जीन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो पहला ही हो जाएगा, सामाजिक संचरण क्या है, बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है, अनुभव होगा हमारा, संतुलीकरण होगा। अब इसमें बात करते हैं हम, प्याजे के अनुसार जो भौतिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन आता है। पहला संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की 5 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन है और हमें बताना है। पहला है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, तो ये नहीं है। विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए अध्यापकों द्वारा निर्देशन, ये भी नहीं है। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण भी नहीं होगा। अब इसके अंदर व्याख्या की बात करते हैं, वह बच्चे जिसमें एक या एक से अधिक अपंगताएं होती हैं
और जिनकी भिन्न आवश्यकताएं होती हैं उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। विशेष आवश्यकता का मतलब है ऐसे बच्चे जो बाकी बच्चों से थोड़े बहुत क्या है अलग हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चलने, खेलने, बोलने, देखने और सुनने में, समाज में लोगों से बातचीत करने में अथवा किसी ऐसे कार्य को करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई हो सकती है। यह विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कक्षाओं में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण अधिक उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। सृजनशील बालक की क्या है? ये विशेषता है। जैसे अगर हम बात करें सृजनशील जो शब्द है तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में कमी होती है। किसी बालक द्वारा जटिल विशेषताओं का समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें विशेषताएं पाई जाती है मौलिकता की, रचनात्मकता की, जिज्ञासा की, बौद्धिक स्थिरता की और ध्यान एवं एकाग्रता की, प्रचुरता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा, कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुट्टी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खुट्टी पर टांग देती हैं। तो ये उदाहरण है, तो बोलेंगे श्रृंखलागत अधिगम का। किसका है ये? श्रृंखलागत अधिगम का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें अधिगम की तो अनुभवों के कारण प्राणी के व्यवहार में या व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 चरण बतलाए हैं, जिन्होंने गेने की अधिगम सोपानिकी कहा गया है। और 8 चरण कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा हो जाएगा श्रृंखला अधिगम, और चौथा हो जाएगा हमारा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा हो जाएगा हमारा विभेद अधिगम, छठा संपर्त अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान सिद्धांत। गेने के अनुसार प्रत्येक नवीन अधिगम की पूर्व उससे निम्न स्तर वाला अधिगम आवश्यक है जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इस प्रकार अधिगम सरलता से कठिनता की ओर होता है। तो यहाँ से हमने बेहतरीन कितने क्वेश्चन कर लिए? हमारे 8 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं अगले की। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समाहित किया जाता है प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार और दंड को, परिणाम का ज्ञान। तो इनमें से सभी के सभी को क्या किया जाता है? बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो अभिप्रेरणा है वो क्या है। तो हम बताएंगे अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है जो स्वतः जागृत होती है। इसी प्रकार जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा की एकदम क्या होती है? विपरीत यानी उल्टी होती है। बाह्य अभिप्रेरणा का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहता। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड तथा परिणाम का ज्ञान आदि बाह्य अभिप्रेरणा के कुछ मुख्य क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलेंगे सामाजिक अधिगम। अब हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? अल्बर्ट वालुंद्रा। सामाजिक अधिगम वह अधिगम है जिसमें व्यक्ति या बालक प्रतिमान का अवलोकन, अनुकरण करके और साथ साथ अंत्यक्रिया करके क्या करता है? सीखता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को पर्यवेक्षित अधिगम या निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण है।
यानी क्या पूछ रहा है, जो अधिगम नियोगिता है उसके लक्षण पूछ रहा है। तो इसमें हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी अवधान संबंधी बाधा या विकार। अब अधिगम नियोगिता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, श्रवण, सोच, अंकगणितीय क्षमताओं में से किसी एक या अधिक क्षमताओं में विकृति, बाधा, मंदता अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में जाना जाता है। अधिगम नियोगिता को अधिगम अक्षमता भी कहा जाता है। अब नीचे कुछ इसका वर्गीकरण किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला अधिकतम अक्षमता और संबंधित विकार है। पहला है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधी क्या होगा, विकार। डिसग्राफिया, ग्राफ यानी लिखने से संबंधित, तो लेखन संबंधी। डिसकैलकुलिया, अब देखो कैलकुलेटर के जैसा शब्द आ रहा है, कुलिया आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, गणितीय कौशल संबंधी विकार। डिसफेसिया यानी कि वाक संबंधी, बात करने संबंधी विकार। डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तने संबंधी विकार। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार। इसी प्रकार से हमारा अगला हो जाएगा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, तो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। अब हम कुछ और बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। तो हम अगर क्रो और क्रो के अनुसार देखें तो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। अब बात करते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कौन सा कारक होगा जो अधिगम को प्रभावित करेगा, तो पहला हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत या शारीरिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक, चौथा अध्यापक से संबंधित कारक। तो व्यक्तिगत कारक अब पढ़ेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक और कौन कौन से हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत कारक की बात करेंगे तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएगा। पहला परिपक्वता और आयु, दूसरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा अधिगमकर्ता की क्षमता व योग्यता और चौथा ज्ञानेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। तो इसे बोलेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या बोलेंगे, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अब हम बात करते हैं किसी एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय या परिस्थिति में करना अधिगम अंतरण कहलाता है। अब धनात्मक अंतरण क्या होता है, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है। यानी कि पहले से हमारे पास कोई अर्जित ज्ञान है और उसको हम क्या कर रहे हैं, नए ज्ञान को अर्जित करने में काम में ले रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, धनात्मक अंतरण कहलाएगा। अब है ऋणात्मक अंतरण, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तब ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। अब है शून्य अंतरण, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में न सहायक होता है तो बाधक होता है और तब यह शून्य अंतरण कहलाता है। यानी कि जब पहले से जो अर्जित ज्ञान है वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक नहीं हो, यानी एक बाधा का काम करे, तो वो कौन सा होगा, शून्य अंतरण होगा। जैसे प्रस्तुत प्रश्न में क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी कौशल करके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है और यह किस में चला जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रभावित करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। जैसे हम बात करें पूर्व अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने भावों और विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हुए सामान्य लक्ष्य की ओर क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 14 नंबर। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने इसके बारे में क्या बताया है हमें, पियाजे ने बताया है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने
के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा इसका विस्तार से देख लेते हैं। जीन पियाजे ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालक अपने वातावरण से सामंजस्य और आत्मीकरण करता है, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक ज्ञान आगे, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वो आगे बढ़ता जाता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं और ये चारों अवस्थाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली है संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो सृजनात्मकता के लिए किया था। अब बात करते हैं, जेपी गिलफोर्ड ने चिंतन को 2 प्रकार से प्रस्तावित किया, एक तो अभिसारी और दूसरा अपसारी। अब अभिसारी चिंतन तो वो चिंतन होगा जिसकी आवश्यकता ऐसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिसका मात्र एक ही उत्तर हो, यानी सिर्फ एक उसका क्या हो, एक ही उत्तर हो और मन सही उत्तर की ओर अभिमुख हो जाता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जिसमें समस्याओं को हल करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए कोई एक हल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, यानी क्या हो, अनेक हल हो। और जहाँ अनेक हल की बात करेगा तो वहाँ कौन से आ जाएंगे, हमारे अपसारी आ जाएंगे। अभिसारे में याद रखना, अभिसारी चिंतन में क्या बताओगे, एक हल, और अपसारी चिंतन में क्या बताओगे, अनेक हल। तो इस तरह से ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाता। अब बात करते हैं हम 16 नंबर की। 16 नंबर हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन रुचियों के बारे में सत्य नहीं है? इस बार सत्य नहीं है पूछ रहा है। रुचियां जन्मजात और अर्जित होती हैं, सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है, बिल्कुल समय के अनुसार हमारी रुचि चेंज होती रहती है। जैसे बचपन में हमारी रुचि कुछ और होती है, यानी हॉबी की बात कर रहा, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हॉबी क्या होती है, समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, तो ये बात भी क्या है, हमारी करेक्ट है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब बिल्कुल होती है। अब बात करते हैं हम रुचि। रुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक या एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। छात्रों की रुचि के मूल्यांकन से हमें यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि छात्र कौन से विषय के अध्ययन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन अभिव्यक्ति है, यानी अभिव्यक्ति के बारे में पूछ रहा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, अभिव्यक्ति को लेकर 4 ऑप्शन है, और उन 4 ऑप्शन में से हमें क्या बताना है, एक बताना। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें यही करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिव्यक्ति भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसके थोड़े से विस्तार की बात करें तो हमारे पास निकल कर आता है कि अभिव्यक्ति क्या है, सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भावों एवं व्यवहार प्रवृत्ति का वह संगठन है जो किसी सामाजिक रूप से सार्थक वस्तु, घटना या प्रतीकों के प्रति व्यक्त होती हैं। अभिव्यक्तियां स्वयं के अनुभव तथा दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती हैं। इसी प्रकार आगे हैं कि सरल शब्दों में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों की ओर एक धारणा विकसित कर लेता है, और ये धारणा ही क्या कहलाती है, अभिव्यक्तियां कहलाती हैं। व्यक्ति के भीतर व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों के रूप में क्या रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या अपूर्वानुमेय भूमिका है, या कर सकते हो हमारा 1 नंबर नाममात्र की भूमिका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। बेगनन के अनुसार नई तथा परिवर्तित स्थितियों को समझने और उसके अनुसार समायोजन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है।
व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है तथा व्यक्तित्व के समुचित विकास वे दोनों अपनी अपनी भूमिका को क्या करते हैं, निभाते हैं। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इदम। क्या हो जाएगा? इदम। अब यहाँ से 3 पक्ष बतलाए गए हैं। मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिगमंड जो फ्राइड थे, उन्होंने मानव व्यक्तित्व या मनुष्य व्यक्तित्व में 3 पक्ष बताए, एक इदम, एक अहम और एक परम अहम, यानी ईगो, सुपर ईगो। अब बात करते हैं कि जो इदम है वो क्या है। इसमें वासनाएं एवं दमित इच्छाएं होती हैं और ये व्यक्तित्व की मूलभूत प्रवृत्ति है। अहम सामाजिक मान्यता व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर रहता है। परम अहम सुपर ईगो, यह मानसिक प्रक्रियाओं की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है और इसके लिए 4 ऑप्शन है। रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में क्या करता है? सहायता करता है। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब बात करते हैं रक्षा तंत्र व्यक्ति की दबाव या तनाव से निपटने में सहायता करता है। जब तनावपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष समाधान नहीं होता तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष रक्षात्मक तरीके अपनाता है और इन्हीं को रक्षात्मक इकाइयां या युक्तियां या रक्षा तंत्र कहते हैं। जैसे निराशा, असफलता, कुंठाजनित तनाव से निपटने में सहायता मिलती है और व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में संतुलन और समायोजन कर पाता है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अति कल्पना क्या होगी? सबसे संतोषजनक होगी। अब बात करते हैं हम शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए अति कल्पना युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे बेहतर संतोषजनक होगी। जब शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ऐसे कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता जो उसके लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं है, तब यह दिवास्वप्न या अति कल्पना रक्षा युक्ति का प्रयोग कर समायोजन का प्रयास करता है। 22 नंबर क्वेश्चन। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो क्या बताएंगे? लोगों के स्थान पर जानवरों का। क्या हो जाएगा? लोगों के स्थान पर जानवरों का। अब इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो CAT है यानी कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड ब्लेक ने 1948 में किया। इसे बालक अंतर्बोध परीक्षण या बाल संपर्त्य परीक्षण भी कहते हैं। ये परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनकी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है और इसमें जानवरों के चित्र वाले क्या होते हैं 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है और बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है तथा बच्चे अपनी भावनाओं और व्यक्तित्व संबंधी गुणों को कहानियों के रूप में प्रकट करते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि से सहायता लेनी चाहिए? तो अगर हम इसमें विधि की बात करेंगे तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन सी हो जाएगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के जनक आसब्रन को माना जाता है। इस विधि को मस्तिष्क उद्दीलन या मस्तिष्क विप्लव विधि भी कहा जाता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है और उन्हें स्वतंत्र रूप से कोई समाधान खोजने का अवसर दिया जाता है। छात्रों द्वारा समाधान के रूप में विचार जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें सर्वाधिक उपयुक्त विचार को ग्रहण कर लिया जाता है। खास बात यह है कि कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता, सभी विचारों को स्वीकार किया जाता है और किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आवश्यक वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। अब बात करते हैं कि आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव है। किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव या उद्वेलन उत्पन्न होता है वही अंतर्नोद है। मनुष्य की आवश्यकताएं अंतर्नोद उत्पन्न करती हैं तथा जो ऐसे व्यवहारों को उद्दीपित करती हैं जिसके कारण वे कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्रिया करते हैं जिससे अंतर्नोद घट जाता है।
जैसे एक डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभिप्रेरणात्मक जो चक्कर है, जैसे लक्ष्य है, यानी लक्ष्य को क्या करना है, निर्दिष्टित व्यवहार उपलब्धि करेगा, फिर क्या करेगा, उद्देलन की कमी, फिर आवश्यकता, आवश्यकता से अंतर्नोद, अंतर्नोद से उद्देलन और उद्देलन से लक्ष्य निर्दिष्ट, यानी आवश्यकता होगी तो अंतर्नोद होगा और अंतर्नोद करेगा तो उद्देलन उपस्थित होगा और लक्ष्य निर्दिष्टित व्यवहार होगा, उपलब्धि आएगी और उद्देलन की कमी और आवश्यकता पर चक्कर फिर से आ जाएगा। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो 45 घंटे। इसको अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा। यानी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को क्या किया था, लागू किया गया था। और इस अधिनियम में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रावधान दिए गए थे। और इस अधिनियम के द्वारा शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, निश्चित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना है, तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना करेक्ट है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना बिल्कुल सही है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो धारा कौन सी में आता है, 24। शिक्षकों को कुछ दायित्व दिए गए हैं धारा 24 के द्वारा, कौन कौन से हैं, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन, पाठ्यक्रम का संचालन करना और उससे पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का क्या करना, निर्धारण करना, और उसके बाद यथापेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो जोड़ना, बच्चों को माता पिता शिक्षकों के साथ नियमित बैठ के करना, यानी कि मीटिंग्स करना, बालक की उपस्थिति और शैक्षिक प्रगति के बारे में पेरेंट्स को अवगत करवाना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए गए हैं, यानी जो अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किससे सूचीबद्ध किया गया, तो 1 नंबर, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाए जाने आवश्यक हैं। अब बात करते हैं कि जो 2005 कि अध्याय 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आंकलन के भाग 3.8 में शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन, स्कूल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का क्या करना, आयोजन करना। इसके अलावा न्याय एवं शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों को प्रदर्शित करना, स्कूल में विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना करना जो शांति, सामाजिक न्याय और समानता संबंधी समाचारों पर केंद्रित हो, शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाना तथा बच्चों को अपने विचार प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करवाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है किस में बात की गई है। तो पहला है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। अब बात करते हैं नीचे, तो ये आते हैं हमारे पास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के अवधारणा तथा बाल शिक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। यशपाल समिति ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशन सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, जिसके अंदर पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा स्कूल को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, तीसरा परीक्षा को अधिक लचीला बनाकर कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समर्थ पाठ्यचर्या का निर्माण, और पांचवा प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय चिंताएं समाहित की गई हो। अगला 29 नंबर है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा विद्यालय द्वारा
यानी विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षणिक कार्य प्रणाली होती है उसमें क्या लाना, सुधार लाना। अब हम बात करते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो होता क्या है। तो जो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या पर केंद्रित होता है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक क्षेत्र में संबंधित समस्या का कारण जानकर शैक्षणिक कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य निम्न है। पहला कौन सा हो जाएगा, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार। दूसरा, कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता में वृद्धि और विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी और यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। अब बात करते हैं हम 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा सीडीपी का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो खुली पुस्तक परीक्षा करेक्ट है, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट। 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हमारे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत अध्याय 5 में व्यवस्थागत सुधार के 5.3 में परीक्षा सुधारों का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षा सुधारों को सुझाया गया है। जैसे पहला है, ध्यान अच्छे प्रश्न बनाने पर हो, न कि महज पर्चा निर्धारण पर। शिक्षाविदों और यहाँ तक कि विद्यार्थियों से भी साल भर के दौरान अच्छे प्रश्न मंगा लेने चाहिए। प्रत्येक स्कूल को एक लचीली और लागू होने योग्य मूल्यांकन प्रक्रिया के स्तर और व्यापक योजना लागू होने चाहिए। मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली सीमा परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को और अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक और सरल बनाया जाना चाहिए। कक्षा 10 की परीक्षा को वैकल्पिक बना देना चाहिए और एक ऐसी केंद्रीय संस्था हो जो साल में कई बार प्रवेश परीक्षाओं का क्या करवाए, आयोजन करवाए। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, सीडीपी के बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे यानी पीवाईक्यू कर लिए। इसी तरह से हम सेक्शन वाइज डेली पीवाईक्यू लेके आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।